मेरे प्यारे फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सीए इंटरमीडिएट में आपका जो पेपर नंबर 5 है उसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स। उसकी रिवीजन हम लोगों ने शुरू की है। रिवीजन वीडियोस जो आपको अवेलेबल हो रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आपको एप्लीकेबल होने वाले हैं मई 2025 की एग्जाम्स के लिए। स्टडी मटेरियल जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मॉड्यूल्स इशू करके रखे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, उन्हीं स्टडी मटेरियल को हम लोग यूज करने वाले हैं। बैच का नाम है द अल्टीमेट रिवीजन बैच। तो जब भी आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओगे, वेबसाइट पर जाने के बाद बोर्ड ऑफ स्टडीज के पोर्टल पे जाओगे, वहां पर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जाओगे, सीए इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में जाके ऑडिटिंग का सब्जेक्ट जब आप खोलोगे, तब आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ फाइल्स वहां पे मिल जाएगी। आपको जुलाई 2024 वाला जो एडिशन है ऑडिटिंग एंड एथिक्स का, उसको डाउनलोड करना है। दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इंस्टीट्यूट ने हमारे ऊपर बहुत बढ़िया काम किया, हमारे लिए सारे के सारे स्टडी मटेरियल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फाइल्स अवेलेबल करा के रखी है। उसके लिए इंस्टीट्यूट को एक प्यारा सा थैंक यू बोलना तो बनता है। तो आपका जो प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट ने करा दिया है। तो पहला स्टडी मटेरियल वाला आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा आपका प्रॉब्लम होता है रिवीजन वीडियोस खरीदना है या यूट्यूब पे देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मेरे इसी चैनल के ऊपर आपको रिवीजन वीडियोस भी ऑडिट के अवेलेबल हो गए। यानी आपका स्टडी मटेरियल का इशू और आपके रिवीजन लेक्चर्स का इशू दोनों सॉल्व हो चुके। अब आपके पास सीए एग्जाम्स को क्लियर ना करने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों इशू आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स में। इंडेक्स में क्यों हम जाते हैं? क्योंकि वहीं से हम लोग पूरा ट्रैकिंग कर रहे हैं कि हमने कितना रिवीजन किया है, कितना बाकी है। चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ाई शुरू कर दी है, रिवीजन, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आप लोग ये जो ग्रीन टिक्कर बिल्ला देख रहे हो, इसका मतलब ये टॉपिक्स हमारे रिवाइज हो चुके हैं। ये जो रेड मार्किंग आप देख रहे हो, दिस मीन्स दीज आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। फिर हम आते हैं हमारे आज के वीडियो के मुद्दे के ऊपर। अभी हम लोग इस वीडियो में टॉपिक नंबर 12 को रिवाइज करने वाले हैं। उसका टाइटल है टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। अब यहां पर आप देखो, एंगेजमेंट से टॉपिक नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है लेकिन कनेक्टेड टॉपिक्स है। तो एक के बाद एक इनको आप सीरीज वाइज एकदम सीरीज में इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे तो टॉपिक नंबर 8 से लेकर टॉपिक नंबर 12 तक आपको एक साथ रिवाइज करने, छोटे छोटे कनेक्टेड टॉपिक्स है। फिर अभी हमारा क्या मुद्दा है? टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। यानी कोई भी ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जब कंप्लीट कर लेता है तो अपना ऑडिट ओपिनियन जो है वो एक रिटर्न फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। उस रिटर्न फॉर्मेट को कहा जाता है ऑडिट रिपोर्ट। तो ऐसे केसेस में जब एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किस अथॉरिटी को सबमिट करता है, वो टॉपिक नंबर 12 हमें बताता है। टॉपिक नंबर 12 हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1.19 के ऊपर हमें मिलता है। हम लोग आ चुके हैं पेज नंबर 1.19 के ऊपर। यहाँ पर हमें हमारा प्यारा सा टॉपिक मिल गया है, वो है टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर। ठीक है दोस्तों, एकदम ये 3 लाइन का एक पैराग्राफ और ये 3 लाइन का एक पैराग्राफ, खत्म टॉपिक। द आउटकम ऑफ एन ऑडिट, द आउटकम ऑफ एन ऑडिट, आउटकम यानी एंड गोल यानी आखिरी स्टेप ऑफ ऑडिट। द आउटकम ऑफ एन ऑडिट इज रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है भाई साहब, आउटकम ऑफ ऑडिट क्या है? रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट है। इन विच ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन। ठीक है भाई साहब। The report is submitted to person making appointment. In case of companies, these are shareholders. In case of firm, to partners who have engaged him. We shall now discuss understanding reached so far from a case study involving discussion among. चलो ठीक है, ये जो पैराग्राफ है ये आपके इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पर बस ये 3 टॉप लाइन वाला आपका एक पैराग्राफ है। वो क्या कहता है? टू हुम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। तो भाई साहब, सबसे पहले उन्होंने हमें पॉइंट नंबर 1 में क्या बता दिया? ऑडिट का एंड पॉइंट क्या होता है। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। तो आपको पता चल गया ऑडिट का जो आउटकम होता है वो रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट होता है। रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है? तो रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर साहब का ओपिनियन होता है। अब ये जो रिटर्न रिपोर्ट है ये सबमिट किसको की जाती है? तो जिस व्यक्ति ने या जिस अथॉरिटी ने ऑडिटर साहब की अपॉइंटमेंट की है, उसी व्यक्ति को हम लोग ये रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स कौन से दिए गए हैं?
यहाँ पर आपको कंपनीज का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट एनुअल जनरल मीटिंग में दी जाती है। जब आप पार्टनरशिप फर्म की बात करोगे तो पार्टनर्स को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ऊपर के टॉपिक में लेके चलता हूँ जहां पर हमने देखा था हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर, यानी हमारे ऑडिटर साहब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कंडक्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो वहां पर हमें क्या पता चला था, एक तो ओनर्स करते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी करती है या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑडिटर साहब का अपॉइंटमेंट करती है। फिर हमने क्या देखा था भाई साहब, कंपनीज के केस में एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो है वो ऑडिटर साहब को अपॉइंट करते हैं। दूसरा, अगर भारत में यानी इंडिया में किसी गवर्नमेंट कंपनी का अगर ऑडिट करना हो तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट मींस सीएजी। तो किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का अगर ऑडिट करना है तो सीएजी ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। फिर आपको क्या पता चला था कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म की बात करते हो तो पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स कौन होते हैं, तो भाई साहब पार्टनर्स जो उसके पार्टनर्स होते हैं वो उस पार्टनरशिप फर्म के ओनर्स होते हैं और वही हमारे ऑडिटर साहब को अपॉइंट करेंगे। फिर हम देखते हैं कि भाई साहब ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी अंडर वेरियस लॉज सच एज टैक्स लॉज ऑडिटर को अपॉइंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट है, टू हुम ऑडिट रिपोर्ट इज टू हुम द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर, तो एक तो ओनर्स को सबमिट की जाएगी या फिर यानी ऑडिट रिपोर्ट जो है या तो वो ओनर्स को सबमिट की जाएगी या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को सबमिट की जाएगी या फिर वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सबमिट की जाएगी। मतलब जो भी अथॉरिटी ऑडिटर साहब का अपॉइंटमेंट करती है उस अथॉरिटी को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। ये पूरा का पूरा जिस्ट है इस टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, एकदम छोटा सा 6 मिनट में हमने ये रिवाइज कर लिया है। टकाटक टॉपिक है एकदम, और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। या फिर अगर कंपनीज एक्ट की बात करो या फिर इनकम टैक्स की बात करो या फिर जीएसटी एक्ट की बात करो तो उस स्टैच्यूट में, जिस स्टैच्यूट के अंडर आपकी एज एन ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो रही है, वही स्टैच्यूट आपको बता देगा कि ऑडिट रिपोर्ट कौन से अथॉरिटीज को सबमिट करनी है। या तो आपको शेयर होल्डर्स को करनी पड़ेगी, ओनर्स को करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट को करनी पड़ेगी, सीएजी को करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी को करनी पड़ेगी। जो अथॉरिटी आपकी अपॉइंटमेंट करती है उसको तो रिपोर्ट 100% देनी है। उसके अलावा अगर किसी को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी तो वहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ रहेगा। जो ऑडिट रिपोर्ट्स यानी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बैंक में देते हैं या कहीं पे और सबमिट करते हैं तो वो जब हमको मांगेंगे तब हम उनको देंगे। उन्हें वॉलंटरीली यानी कंपलसरीली उन्हें सबमिट नहीं करना पड़ता है। वो एक ट्रांजैक्शन होता है, उस ट्रांजैक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने के लिए बैंक कहती है कि भाई साहब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ। लेकिन जब आप नॉर्मली अपना ऑडिट कंडक्ट करोगे तो ऑडिटर बैंक में जाके खुद होके वहां पे सबमिट नहीं करेगा। बैंक अगर मांगती है, क्योंकि अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो वो आपकी बैलेंस शीट एंड पीएनएल देखना चाहेगी। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी लिक्विडिटी पता चलती है कि आपके पास एसेट कितने हैं, आपके पास लाइबिलिटी कितनी है, आपकी रीपेमेंट की कैपेसिटी है या नहीं। ये सारी बातें आपकी बैलेंस शीट से पता चलेगी। आपका पीएनएल क्यों देखा जाता है, पीएनएल ये देखा जाएगा कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में परफॉर्मेंस कैसा है, आपके एक्सपेंडिचर कैसे है, आपका रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू के कौन से अलग अलग स्ट्रीम्स आपके पास है, ये सारी चीजें आपको, और ईयरली परफॉर्मेंस आपका, एक पर्टिकुलर ईयर का परफॉर्मेंस आपको पीएनएल से मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, बैंक अगर मांगेगी तब उसको ऑडिटर नहीं देगा, ओनर्स जो होते हैं वो देंगे। ऑडिटर एज एन ऑडिटर, अब यहाँ पे आपके सिनेरियो में समझो एंटिटीज अलग अलग होती है। एक होती है आपकी बिजनेस एंटिटी, यानी जो आपकी एंटिटी होगी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। तो ऑडिटर साहब जो है ऐसे अरेंजमेंट में ओनर्स को या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी को या कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी उसे अपॉइंट करेगी, ऑडिटर साहब उन्हीं अथॉरिटी को ऑडिट रिपोर्ट देंगे। जब हम बैंक की बात करते हैं तो ऑडिटर उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। बैंक एंड बिजनेस एंटिटी, इन दोनों के बीच का वो ट्रांजैक्शन है, ऑडिटर एक अलग पार्टी हो गया। तो ऑडिटर कभी भी खुद से किसी बैंक को अप्रोच करके एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देगा। बैंक एंटिटी को बोलेगी, एंटिटी ऑडिटर के पास आएगा, ऑडिटर साइन करके देगा, फिर बैंक में एंटिटी। तो वो दोनों ट्रांजैक्शन सिनेरियोस को आप समझो, सिनेरियोस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट कंपलसरीली सबमिट किसे करनी है ये कहा गया है। उसका फर्दर एप्लीकेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन इस टॉपिक में नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आपको रियल लाइफ सिनेरियोस को समझ के प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो मित्रों,
यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक नंबर 12 का रिवीजन था, एकदम चटाक भर का 3 लाइन का रिवीजन था, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अगले वीडियो में हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि इसी वीडियो में कर लेते हैं? बताओ, चलो केस स्टडी क्या करते हैं हम लोग? अगले वीडियो को छोड़ो, अगले वीडियो को मारो गोली, इसी वीडियो में कर लेते क्या, कि अगले वीडियो में करते हैं? इसको जो है ना, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। केस स्टडी वगैरह हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, हमारा क्या मुद्दा क्या था हमारा भाई साहब? हमारा मुद्दा है कि कॉन्सेप्ट को समझो, है ना? तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। अगले वीडियो में अगर मुझे लगा कि आपकी केस स्टडी डिस्कस करना है तो हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, या तो फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, टॉपिक नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे वही लगता है, केस स्टडी और जो एग्जाम्पल्स है, जो रेडीमेड आंसर्स है, वो तो आप क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट का रिवीजन है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो आपको सही समय में, कम से कम टाइम में आपको कंप्लीट करा के देने का अपना रिवीजन बैच का कमिटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी और इलिस्ट्रेशंस आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, और डायरेक्टली टॉपिक नंबर 13 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।